कुछ चीजें हमारे दिमाग में होती है जो बार बार हमको जो है वो हिट करती है, चोट करती है, और जिसकी वजह से हम अपने ध्यान को अपनी परीक्षा पर फोकस नहीं कर पाते हैं। वो बार बार हमारे दिमाग में आ रहा है, बार बार आ रहा है। वो चीजों को भी हम अपने दिमाग से अनइंस्टॉल कर देंगे, मतलब उसको बाहर निकाल देना है। जितनी भी चीजें हैं जो आ रही है उसको हमने इंस्टॉल किया है। ये देखिए, ये मोबाइल है, हैंडसेट है, इसमें हम कुछ ऐप है जो हैंडसेट के साथ आया है और कुछ को हमने अपनी इच्छा अनुसार इंस्टॉल किया है। ये कुदरत का दिया हुआ ये दिमाग भी उसी तरह से है। कुछ विचार, कुछ चीजें ऐसी है जो आया है, हमारे साथ आया है, और कुछ चीजों को हम यहाँ बाहरी परिवेश से जो है इंस्टॉल किए हैं। तो जिसको हम इंस्टॉल किए उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ऐसे अवांछित चीजों को हटा सकते हैं जो हमारे इस पढ़ाई के मार्ग में बाधक है। तो अभी के डेट्स में, अभी से ऐसी चीजों को आप हटा दें। बहुत बातें आ सकती है, जैसे कि देखिए, अभी अभी आप विद्यालय में आज के का टेस्ट दिए होंगे, उसमें किसी को अच्छा मार्क आया होगा, किसी को कम मार्क आया होगा। ये भी बात उसको बार बार चोट करता होगा। हो सकता है हमारी बातों को घर में बैठे बच्चों के पेरेंट्स भी सुन रहे हो। बहुत के पेरेंट्स भी बोले होंगे कि कल के डेट में एग्जाम है, कल एग्जाम देना है, और आज इतना कम मार्क आया, क्या करेगा तू जीवन में। और ये बात जैसे ही आप सुने होंगे, ये बात जैसे ही सुनने के लिए मिला होगा, आप मोटिवेट की वजह डिमोटिवेट हो गए, मतलब उत्साहित ना होकर के हतोत्साहित हो गए। आपकी उत्साह कम पड़ गई। लेकिन ये आप लोग के साथ नहीं हुआ, मतलब जो घर से है। लेकिन हो सकता है कि आपके मन पर ऐसा हो कि हमें कम क्यों आया है। अब ये बार 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 आपके जहन में आ रहा है, बार बार आ रहा है, और जिस कारण से ये बीता हुआ है, ये बीत गया है, ये दिन में ही एग्जाम हुआ, रिजल्ट मिला हाथ में, सब कुछ, लेकिन वो बार बार आपको परेशान कर रहा है, और आपका जो कल का तैयारी करना है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। अपने ध्यान को कल की ओर लगा ही नहीं पा रहे हैं, कल की ओर नहीं लगा पा रहे हैं, जिधर ऊर्जा लगाना चाहिए उधर दे ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी चीजों को अपने दिमाग से हटा देना है। अब कहिएगा कैसे हटाना है, तो एक चीज ध्यान दीजिए कि किसी को हम अगर स्टेशन छोड़ने जाते हैं तो छोड़ करके आ जाते हैं या उसके साथ चले जाते हैं, इसमें आप बता सकते हैं। आ जाते, बहुत अच्छी बात। तो ठीक है, हम बस एक कोई बोल दिए छोड़ करके आ जाते हैं, यानी छोड़ने जाते हैं तो हम भी छूट जाते हैं और वो भी हमसे छूट जाता है। छोड़ देते हैं और हम आ जाते हैं, वो भी चला जाता है। हम ये नहीं है कि हम लटक जाते हैं उसमें कि नहीं हम छोड़ने गए हैं, हम भी लटक जाते हैं, और वो भी नहीं लटकता है कि आ जाओ। ऐसा नहीं कि ट्रेन में बैठा है और वो हमको पकड़ लेता खींच करके, नहीं, आपको भी लेके ही चलते हैं। वो भी हमारे पीछे नहीं लटकता है, हम भी उसमें नहीं लटकते, छोड़ के आ जाते। छोड़ना तो बहुत ही आसान काम है, किसी भी चीज को छोड़ना। हम पकड़े हुए हैं, हम पकड़े हैं तो पकड़े हैं, और हम छोड़ देंगे तो छूट जाएगा। जैसे ये मोबाइल है, हम पकड़े हुए हैं तो हाथ में है, हम छोड़ देंगे तो नहीं छूट जाएगा। छोड़ना कितना आसान है, यहां से छोड़ेंगे बस मेरे हाथ से हट जाएगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं, बहुत ऐसे बच्चे होते सर, बार बार मन में जो है कुछ ऐसी विचार है, कुछ ऐसी बात है जो आ रही है, जिसके कारण से हम अपने मन को, आज इतना कम समय बचा हुआ है, क्या इतने समय में हम कुछ रिवीजन करना चाहते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते, अपने मन को अस्थिर ही नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे गंभीर समस्या अभी के बच्चों में है अपने मन को अस्थिर नहीं कर पाना, अपने मन को ही अस्थिर नहीं कर पा रहे। और यदि हमारा मन अस्थिर ही ना हो
तो हमारे 6 महीने की मेहनत बेकार जा सकती है। और मन को अगर अस्थिर कर ले आज के समय में, तो हमारा 6 महीने का जो मेहनत है ना, उसमें 4 चांद लग सकता है। तो मन को अस्थिर करने का एक ही तरीका है कि जितनी भी चीजें हैं, जो भी आ रही है, जो ऐसी चीजों को आने से रोकना है, ऐसे विचार को आने से रोकना है। जो बीत गई सो बात गई, यानी जितनी सारी बातें बीत गई अब तक, वो हटा देंगे। सारी चीज को जो है अनइंस्टॉल कर देना है, सारे दिमाग से हटा देना है, खाली हो जाएगा। देखिएगा कि ये मोबाइल में जब इंटरनल स्टोरेज फुल हो जाता है तो ये हैंग करने लगता है, काम करना बंद कर देता है, ऑन नहीं होता है, स्लो हो जाता है इसका मूवमेंट। जैसे ही हम इंटरनल स्टोरेज को खाली करते हैं, कम करते हैं, काम करना शुरू कर देता है। ये हमारा ब्रेन भी कुछ ऐसा ही है। जब बहुत सारी बातें से भर जाती है ना, तो काम ही नहीं करता है। तो जितने भी अनावश्यक चीजें, इन सारी अनावश्यक चीजों को हटा देना है आज के लिए, सबको साइड कर देना है। इसका आप ये कल के बाद भी इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि ये जो बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आज ही के लिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का आप उपयोग जीवन भर कर सकते हैं। सबसे पहले ये काम किए कि अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से जो भी अवांछित विचार है, जो चीजें आपको परेशान कर रही है, आपके मन को परीक्षा पर फोकस करने से रोक रही है, उन सारी चीजों को हटा दें। मन हो गया खाली। अब आइए कि कुछ रिवीजन करना है। अभी नहीं करना, अभी तो खा करके आराम करनी है। सुबह में अगर कुछ देखना है, आधा घंटा 1 घंटा, तो जहां भी आप पढ़ने बैठते हैं उस जगह का भी तैयारी करना होता है। सबसे देखिए, अध्ययन कक्ष जो होता है, जो स्टडी रूम होता है बच्चों का, वो भी अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए देखिए, बहुत बच्चों का स्टडी रूम जो है, सारे कुछ उसमें व्यवस्थित होता है, कॉपी, किताब, कलम, बैग, सब कुछ। और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं उसका अस्त व्यस्त होता है सब कुछ। जहां वो पढ़ने बैठते हैं, सब बहुत चीज उस पर बिखरा हुआ होता है। ये जो बिखरा हुआ चीज होता है ना, ये भी हमें परेशान करता है। जैसे हम पढ़ने के लिए बैठे मैथ, क्या अभी हम मैथ का रिवीजन करेंगे? हमने जो जितना मैथ पढ़ा, 20-22 चैप्टर जो भी है, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन को देखना है। तो अगर हम बैठे हैं तो मैथ लेकर के और एक कॉपी, एक कलम लेकर के बैठेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान किस पर रहेगा? मैथ पर। लेकिन हम लेकर के बैठ गए हैं, मैथ भी है, बगल में साइंस भी है, उधर हिंदी भी है, उधर और सब बुक है, और बार बार कभी इधर ध्यान जा रहा है, कभी इधर ध्यान जा रहा है, और इस वजह से हमारा ध्यान सिर्फ मैथ पर केंद्रित नहीं होगा। अगर हमको आधा घंटा मैथ ही रिवीजन करना है, तो सिर्फ आधा घंटा हम मैथ को ही देंगे, कुछ किसी और को नहीं। फिर वापस आए, आधा घंटा हमको एक गद्यांश पढ़ना है अच्छा से, और बढ़िया से समझ के पढ़ना है। एक रिवीजन करना है कि अगर ऐसे पढ़ते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, क्या सही आंसर दे पाते हैं कि नहीं। आधा घंटा हम रीजनिंग का रिवीजन किए। ये रिवीजन सुबह में करेंगे। अब आइए, ये दूसरा काम होता है कि अपने स्टडी कक्ष को व्यवस्थित करना। ये बच्चों का काम है। ये अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये हमारा काम है कि हम अपने स्टडी कक्ष को सुंदर बनाए, क्योंकि एक बच्चे के लिए स्टडी कक्ष उसका मंदिर है, और उस मंदिर के पुजारी आप खुद हैं। तो जिस प्रकार से मंदिर का पुजारी अपने मंदिर को साफ सुथरा रखता है, क्यों रखता है? ताकि देवता उसमें आएंगे। तो आपका स्टडी कक्ष, जहां आप पढ़ने बैठते हैं, वहीं आपका स्टडी कक्ष। जहां भी आप पढ़ते हैं वो अध्ययन कक्ष है। उस जगह को व्यवस्थित रखिए,
सभी चीज व्यवस्थित होना चाहिए जो आपको कि किसी भी प्रकार का परेशानी में न डाले। इससे क्या होगा, जो आप जिसका आवाहन कर रहे हैं कि अगर हमारा अध्ययन कक्ष मंदिर है और उस मंदिर के विद्यार्थी हम पुजारी है, उसमें विद्या की देवी जो है आएगी, आएगी, क्योंकि हम वैसा बना के रखे हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात देखिए क्या है कि तीसरी बात यह है कि हम पढ़ाई किस समय करनी चाहिए। तो आप तो पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कल के बाद भी पढ़ना, ऐसा नहीं कि कल के बाद पढ़ाई छूट जाएगी। पढ़ाई हमें किस समय करनी चाहिए, किस समय की पढ़ाई अच्छी होती है, तो उसका समय होता है 4 बजे से 8 बजे, यानी सुबह के 4 बजे से 8 बजे जो ये 4 घंटे का टाइम होता है, ये बहुत ही सुंदर होता है पढ़ाई के लिए। इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। शास्त्रों में भी उल्लेख है कि इस समय में जो पढ़ाई की जाती है वह पढ़ाई याद में रहता है, वह हमारी स्मृति में बना रहता है। क्या सभी को आता है ऐसा ही? तो देखेंगे कि जैसे ही हम ये बता रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, सुबह का जो समय होता है, ये समय पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उस समय में देखिए, एक विद्यार्थी भी एक साधक होता है। जिस प्रकार से साधु साधना करते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं, तो एक विद्यार्थी भी साधक ही है। किसकी साधना कर रहे हैं? ज्ञान, ज्ञान आपका साध्य है, ज्ञान को आपको अर्जित करना है। आप एक साधक है और साधन है विद्यालय, शिक्षक, पुस्तक, कॉपी, कलम, ये सारे आपके जितने भी है, जितने चीजों का आप उपयोग कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, ये सभी आपका क्या है? साधन है। इन साधनों का आप उपयोग करते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन ज्ञान को पाना है। तो वो जो समय होता है सुबह का 4 बजे से 8 बजे तक, वो बहुत ही सुंदर समय होता है पढ़ाई के लिए। पढ़िए और भी समय, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो 4 घंटा पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन वो 4 घंटे का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस समय आप जो पढ़ते हैं वो आपकी स्मृति में लंबे समय तक बनी रहती है। तो 4 बजे सवेरे उठ के पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? सवेरे सोना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सवेरे सोना पड़ेगा। सवेरे अगर सोएंगे तभी जग पाएंगे। ये तीसरी बात है। चौथी बात देखिए, एक विद्यार्थी के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि सबसे ये चीज है कि उत्साह का होना बहुत ही जरूरी होता है। उत्साह हमारे भीतर अगर ना हो किसी भी चीज के प्रति, जैसे देखिए घर जाना है, अगर हॉस्टल से घर जाना, कितना उत्साहित होते हैं। मेला है, मेला जाने के लिए कितना उत्साहित रहते हैं। किसी भी पार्टी में भाग लेने के लिए कितना उत्साहित रहते हैं। इन चीजों में जितना हम एक्साइटेड होते हैं, काश उसका 10% भी एक्साइटेड अगर अपनी पढ़ाई में हो जाते तो चमत्कार हो जाता। यानी इन चीजों में जितना एक्साइटेड होते हैं, अगर उसका 10% भी एक्साइटेड अगर इस परीक्षा या अपनी पढ़ाई के प्रति हो जाते तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाते हैं। कुछ चीजें हैं जिसमें कि एक्साइटेड यूं ही हो जाते हैं, और कुछ चीजें हैं जिसमें एक्साइटेड होना पड़ता है। जिन चीजों से हमें नुकसान हो सकता है उन चीजों के प्रति हम काफी एक्साइटेड होते हैं, और जिन चीजों से हमारा जीवन बन सकता है उसके प्रति एक्साइटेड कम होते हैं, उत्साहित कम होते हैं। तो उत्साह का होना बहुत ही जरूरी है। और ये उत्साह अगर ना हो, उत्साह एक प्रकार के समझिए जैसे फुटबॉल है,
और उस फुटबॉल में अगर हवा ना हो, उस पर कितनों अगर मारेंगे, चोट करेंगे, क्या गोल तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचे। और अगर उसमें हवा भर दे और तब चोट करे, तब हिट करे उसको, गोल तक पहुंच जाएगी। यानी इसका मतलब हुआ कि उत्साह का, यानी कि उसके अंदर जो है उत्साह का होना जरूरी है। तो जिन बच्चों में जितना उत्साह होता है, जितनी जुनून होती है, या उसको कहिए एक तरह से जुनून को पागलपन कहा जाता है, जितनी पागलपन होती है, ये जितनी जुनून, जितनी उत्साह होता है, उसको शिक्षक जितना मतलब हिट करते हैं, अगर गोल तक ले जाने के लिए, वो जल्दी चला जाता है। यही कारण है कि एक ही क्लास के अंदर 40-50 स्टूडेंट होते हैं, शिक्षक एक ही शिक्षक सभी को पढ़ाते हैं, लेकिन सभी गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण यही है कि हम सभी के अंदर बराबर जो है हम उत्साह या जुनून नहीं हो पाता है, हवा ही नहीं है। और हवा ही नहीं है, कोई हिट कर रहे हैं, हम गोल तक जा ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारे अंदर एक्साइटेड होने की जरूरत है, उत्साहित रहना चाहिए। दूसरी बात है, अब आइए खुद पर विश्वास होना। आज जो है, आज रात या आज हम जो भी बात आज बोलेंगे, ऐसे तो इस मोटिवेशनल क्लास के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती है, लेकिन हम बहुत सारी बातों को ना बोल करके शॉर्ट करके हम कल की परीक्षा पर विशेष आ रहे हैं कि खुद पर विश्वास करना सीखे। खुद पर आज भी कम से कम खुद पर विश्वास करें। जिसे खुद पर विश्वास नहीं है, उस पर खुदा भी विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम खुद पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, तो खुदा भी हमारे ऊपर यकीन नहीं करेंगे। अगर चाहते हैं कि खुदा हमारे ऊपर यकीन करे, खुदा मतलब परमात्मा, कि नहीं बेटा तू कर सकता है ये, तो खुद पर यकीन करना सीख लीजिए। यकीन करिए कि मैं परीक्षा में सफल होऊंगा, मतलब मैं सक्सेस होकर दिखाऊंगा। कभी भी तनिक सा भी मन में ये नहीं आने देना है कि अनसक्सेस नाम की कोई विचार ही नहीं आना चाहिए। पूरा सक्सेस, यानी खुद पर यकीन करना है आज कि नहीं हम कर सकते हैं। यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे कर सकती हूं। यानी वन कैन डू, यानी कि अगर कोई एक कर सकता है तो वी कैन डू, हम लोग भी कर सकते हैं। अगर जो किया और लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये भीतर में ये विचार होनी चाहिए। तो अपने आप पर विश्वास करें। हो सकता है कि आपको आपके ऊपर माता पिता विश्वास ना करे, शिक्षक विश्वास नहीं करे कि आप पास कर सकते हैं। जैसे आप पर आपके अध्यापक को भी विश्वास ना हो कि आप पास कर सकते हैं, आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का विश्वास ना हो, माता पिता का विश्वास ना हो कि आप पास कर सकते हैं। दुनिया आप पर विश्वास करती है, आपके और भी जो संबंधी है, निकट संबंधी, वो पर उसका भी विश्वास नहीं होगा आपके ऊपर कि आप पास कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया आप पर विश्वास करती है कि नहीं। फर्क इस बात का पड़ेगा कि आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, वह प्रभाव डालेगा आपके ऊपर। दूसरों का आपके ऊपर विश्वास करना कि आप सक्सेस हो सकते हैं, ये ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। आपका विश्वास कि आप कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, ये ज्यादा प्रभाव डालता है। एकदम आप अपने ऊपर, अपने भीतर विश्वास रखें। आज रात में जब आप भोजन करके सोने जाए, तो कुछ देर
बैठ करके आप ये विचार ले अपने अंदर कि जिस परीक्षा में हम कल शामिल होने जा रहे हैं, उस परीक्षा में कितने लोगों का सीट है, कितने लोगों का एडमिशन होना है, यानी 80। अगर 80 है तो उस 80 में ये अपने आप को 80 के अंदर देखें कि 80 में मैं एक हूं, 80 में एक स्थान मेरा है। 80 से बाहर नहीं देखे अपने आप को। बाहर अगर अभी देख लेंगे तो पहले ही आउट हो गए। अभी देखना है 80 के अंदर कि 80 में मेरा एक है। और ये विश्वास करें, ये विश्वास भी होनी चाहिए उस आधार से, और ये सोच करके आप रिवीजन भी सुबह में करेंगे, क्योंकि रात में सोते समय ये विचार ले रहे हैं कि वो 80 में एक हैं। ये अपनी तरफ से आप फाइनल करें कि हमने तैयारी की है, हमें अपनी तैयारी पर विश्वास है, हमें खुद पर विश्वास है, हमें अपने माता पिता, अपने अध्यापकों के आशीर्वाद पर विश्वास है कि हम सफल होंगे। ये खुद पर यकीन करके सोएं। ये खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। चलिए अगली बात है कि विश्वास का होना तो जरूरी है कि हम अपने अंदर ये विश्वास उत्पन्न करें। अब बात आती है कि सुबह में जैसे ही आप जगते हैं तो देखिए होता क्या है, हम सभी जो है को कोई ना कोई शक्ति जो है संचालित करती है, कोई थर्ड पावर है जो हमें चलाती है। हम किसी के द्वारा संचालित होते हैं। ये ब्रह्मांड जो है, पूरी यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का एक पिंड है, हम एक हिस्सा है, लेकिन एक हिस्सा के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर हम है, हमारे भीतर ब्रह्मांड है। थोड़ा इसको गौर से सुनिएगा। जिस प्रकार से एक बीज में एक विशाल वृक्ष छिपा होता है, एक बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति में, एक मानव में पूरा ब्रह्मांड बसा होता है। तो चलिए हम सभी अपने अंदर ब्रह्मांड को नहीं देख पा रहे हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम ब्रह्मांड के एक हिस्सा है। जिस प्रकार से एक बीज कभी यह नहीं सोचता है कि हम एक विशाल वृक्ष का हिस्सा है, हम एक विशाल वृक्ष को जन्म दे सकते हैं। उसी प्रकार से एक आदमी ये नहीं सोचता है कि हम इस ब्रह्मांड के हिस्सा है। वो ये सोचता है इस संसार में कि एक हम आदमी है, अपने आप को कमजोर समझता है। अपने आप को, खुद को कमजोर समझना भी अपने आप को हतोत्साहित करना, और अपने को कमजोर समझना आत्महत्या करने के समान है। जैसे ही आप खुद को कमजोर समझते हैं, ऐसे उसी वक्त हमारी हत्या हो जाती है। हम कैसे कमजोर हो सकते हैं जब हम उस ब्रह्मांड के हिस्सा हैं? तो सोचिए, एक बीज में विशाल वृक्ष बनने की संभावना है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति में ब्रह्मांड की तमाम शक्ति आ सकती है। ये हमारे भीतर शक्ति है, संभावना है। तो कैसे होता है? एक बीज में वृक्ष बनने की संभावना है, लेकिन कब बनेगी? जब उस बीज को जमीन में डाल दें, उस जमीन में पर्याप्त नमी हो, उचित गहराई पर डाला गया हो, तो वह बीज क्या होगा? अंकुरित होगा, उससे नन्हा पौधा निकलेगा। उस पौधे का क्या होगा? फिर बड़ा होगा, वो उसकी देखभाल की जाएगी तो एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। एक आदमी में भी पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आ सकती है। देखिए बहुत ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी शक्ति को जगाया, महापुरुष बन गए। वैज्ञानिक हुए, बहुत ऐसे वैज्ञानिक हुए, महापुरुष हुए, अपनी शक्ति को ही जगाया, अपने भीतर की शक्ति को। आपके भीतर भी वो शक्ति है, हमारे भीतर भी वो शक्ति है। कभी हमने उस शक्ति को जगाने की कोशिश नहीं की। जैसे कहा गया है कि धूल चेहरे पर था
हम आईने को साफ करते रह गए। धूल है चेहरे पर और आईने के सामने खड़े हो गए और आईना को साफ कर रहे हैं। क्या आईना को साफ करने से चेहरे का धूल साफ हो जाएगा? नहीं होगा। आईने को साफ करने से चेहरे का धूल साफ नहीं होगा। चेहरे पर धूल है तो आईने को छोड़ करके चेहरे को साफ कर ले अगर, तो आईना तो यूं ही आईना के सामने खड़े, आईना में धूल दिखेगा ही नहीं, कि धूल तो चेहरा पर है। तो यही होता है, यानी यही होता है। हम क्या करते हैं, खुद को कमजोर समझते हैं। खुद में जो शक्ति है ना खुद के अंदर, वो हम बाहर देख रहे हैं कि बाहर में शक्ति है। नहीं, वो हमारे अंदर है। कभी हमने उसको झांका नहीं, कभी अपनी शक्ति को देखा नहीं। एक विद्यार्थी में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो अगर चाहे तो अपने मन को 1 घंटा अगर केंद्रित करना चाहे कि इस विषय पर केंद्रित करेंगे, थोड़ा सा भी नहीं भटके, कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रेरणा होना चाहिए, प्रेरणा। क्योंकि इंसान अगर किसी काम को करता है, वो किसी न किसी प्रेरणा से करता है, किसी न किसी प्रेरणा से करता है। जब तक प्रेरणा नहीं हो तो हम कर ही नहीं सकते हैं। जब तक मोटिवेशन की आग नहीं हो, हम किसी काम को नहीं करते हैं, चाहे वह प्रेरणा अंदर से हो या चाहे प्रेरणा बाहर से हो। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे आप सभी, सुने होंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, बचपन में जब वो पढ़ाई कर रहा था, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन जब अपनी पढ़ाई, बचपन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो उसको उसके अध्यापक विद्यालय से निकाल दिए। लेकिन ये बोलकर उसको कुछ नहीं बोले। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिस विद्यालय में पढ़ते थे, तो विद्यालय के प्राचार्य अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक पत्र लिख करके हाथ में दिए और बोले कि बाबू जाओ घर, अपनी मम्मी को ये देना है, अपनी मम्मी को ये देना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा जाता है कि बचपन में मंद बुद्धि के हुआ करते थे। सोचिए, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में मंद बुद्धि के थे, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक बने। जब मंद बुद्धि के होकर वैज्ञानिक बना जा सकता है, तो आप सभी तो मंद बुद्धि के है नहीं, आप कितने बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं। जब एक मंद बुद्धि इतने बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं, तो जो तीव्र बुद्धि के हैं वो कितना बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है। कल्पना करिए, अगर वो बन सकता है तो वो हमारे भीतर भी ये संभावना है, हम भी बन सकते हैं। तो देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने घर आता है, अपनी मम्मी को पत्र देता है कि मम्मी, ये पत्र प्रिंसिपल्स आपके नाम दिए हैं। देखिए, वो खुद खोल करके पढ़ते भी नहीं है, उस जमाने के बच्चे थे। अगर पत्र माँ को देने के लिए दिया गया है तो माँ ही खोल करके पढ़ेंगे, खुद नहीं पढ़ा वो। माँ पत्र को खोलती है, माँ पत्र को खोलती है और जैसे पढ़ती है पत्र में जो भी लिखा है, तो थोड़ी देर के लिए माँ चुप हो जाती है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन पूछते हैं कि माँ बता ना, इस पत्र में क्या लिखा है, क्यों तुम्हारा चेहरा ऐसा हो गया है, ये माँ बता। माँ क्या कहती है सो सुनिए। माँ कहती है, बेटा इसमें प्रिंसिपल साहब लिखे हैं कि आपका बेटा विलक्षण प्रतिभा के धनी है, आपका बेटा विलक्षण प्रतिभा के धनी है। ध्यान से सुनिए, आपका बेटा विलक्षण प्रतिभा के धनी है, आपके बेटा को पढ़ाने योग्य हमारा विद्यालय नहीं है। हमारे विद्यालय में ऐसे शिक्षक नहीं है जो आपके बेटे को शिक्षा दे सके। इसलिए
आप अपने बच्चों को घर पर रखकर ही परवरिश करें, शिक्षा दें। देखिए, ये बात सुनकर के आइंस्टाइन जो है प्रेरित हो गया, मोटिवेट हो गया, एक्साइटेड हो गया। वो इतना प्रेरित हो गया, वो सोचा वाह, हम इतने, हमारे भीतर विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन था उसके मंद बुद्धि का था। लेकिन वो माँ जो उस पत्र को पढ़ के सुनाई है, वह बात सुन करके आइंस्टाइन के भीतर में आया कि वाह, हम विलक्षण प्रतिभा के हैं, यानी हमें शिक्षा देने के योग्य ये विद्यालय नहीं है। इसका मतलब है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन सकते हैं। उसी दिन, उसी क्षण माँ के सामने ही संकल्प ले लिया कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा। उसी क्षण बोल दिया कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा। माँ बोली, वैज्ञानिक नहीं, तुम वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक बनेगा बेटा। तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता, इसमें लिखा हुआ है कि आपका बेटा एक दिन बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। लास्ट में ये लिखा हुआ है। हो गया। ये बात सुनकर के आइंस्टाइन प्रेरित हो गया, दिमाग में सेट हो गया, बीज डाला चला गया। माँ ने बीज डाल दी कि बेटा तू वैज्ञानिक बनेगा। अब अपने आप को आइंस्टाइन उसी दिन से वैज्ञानिक के रूप में देखना शुरू कर दिया। जब वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया, सफल हो गया, तब एक दिन वही पत्र उसको मिलता है, कचरों में पड़ा हुआ, कचरों के तले दबा हुआ था, घर के अंदर ही वह पत्र मिलता है। उस पत्र को वो निकालता है और सोचता है, अरे अरे, ये पत्र तो हमें बचपन में हमारे शिक्षक ने दिए थे, हमें, जो माँ को दिए थे, ये तो वही पत्र है। तब आइंस्टाइन उस पत्र को निकालता है और खोल करके पढ़ना शुरू करता है। अब जो ये पढ़ रहे हैं, सो सुनिए इसमें क्या लिखा था। प्रिंसिपल लिखे उसमें कि आपका बेटा मंद बुद्धि का है, आपका बेटा मंद बुद्धि का है। आपके बेटे को हमारा विद्यालय जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। हमारे विद्यालय को ऐसे बच्चों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बच्चे को आप ले जाए घर में ही परवरिश करें। ऐसे बच्चे हमें नहीं चाहिए। जब ये पढ़ता है आइंस्टाइन, तो आंख से आंसू जा रहा है। वो रो रहा है इस बात के लिए। क्यों रोते हैं वो देखिए, वो रो रहे हैं और रो रो करके अपनी माँ को याद कर रहे हैं और माँ को धन्यवाद दे रहे हैं दिल से कि आज माँ नहीं होती तो मैं वैज्ञानिक नहीं बनता। माँ नहीं होती, या माँ नहीं होती, माँ उस तरह की नहीं होती समझदार, जो उसमें लिखा हुआ था हूबहू अगर आइंस्टाइन को सुना देती, जो उस पत्र में लिखा हुआ था, उस लेटर में, उस लेटर को हूबहू पढ़ के अगर माँ सुना देती आइंस्टाइन को, तो आइंस्टाइन क्या अपने मन के अंदर ये विचार लेता कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा? जैसे ही उसको माँ कहती, बेटा इसमें लिखा हुआ है कि तुम मंद बुद्धि का है, तुम्हारे जैसे बच्चे इस विद्यालय को नहीं चाहिए, वो अपने आप उसी दिन समझ लेता कि मैं मंद बुद्धि का हूं, मैं मंद बुद्धि का हूं। उसी क्षण ये समझ लेता, मैं मंद बुद्धि का हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और वो कुछ नहीं कर पाता। तो मां ने क्या की, वहां पर बदल दी। उसको लिखा था कि आपका बेटा मंद बुद्धि का है, हमारा विद्यालय आपके बच्चे को स्वीकार नहीं करता, घर पर ले जाए इसको, आप अपनी शिक्षा दे, खुद से पढ़ाए, परवरिश करें। उस चीज को मां ने बदल दी। जहां था कि मंद बुद्धि का आपका बेटा है, वहां बना दिया कि आपका बेटा विलक्षण प्रतिभा के धनी है। मेरा विद्यालय, जहां था कि मेरा विद्यालय आपके बच्चे को स्वीकार नहीं करता, वहां दिया कि मेरा विद्यालय उस योग्य नहीं है कि आपके बच्चे को शिक्षा दे। जहां लिखा था कि जीवन में कुछ नहीं कर सकता, आगे लिख दिया था कि शायद आपका बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए इसको घर पर ही रखे, बाहर कहीं शिक्षा देने की जरूरत नहीं है।
बेकार होगा, यूं ही खर्च चला जाएगा। वहां माँ ने पढ़ के बताए कि बेटा ये भी लिखे हैं प्रिंसिपल साहब कि तू दुनिया में बहुत बड़ा काम करेगा, वैज्ञानिक बनेगा। देखिए, इस प्रेरणा से प्रेरित होकर के उसको बदल दिए। तो हमारी बातों को कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होंगे अगर आसपास तो सुन रहे होंगे, उनसे हमारी ये प्रार्थना है कि ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। जैसे ही आप अपने बच्चे को ये बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हें ये नहीं हो सकता है तुमसे, वो नहीं होगा, उससे कभी नहीं होगा। और जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दे कि बेटा तू कर सकता है, बेटी तुम कर सकती हो, जैसे ही आप ये कहना शुरू करेंगे तो वो कर सकती है, उसको होगा कि हमारे ऊपर इतना विश्वास है, इसके विश्वास की लाज रखनी है। देखिए, विश्वास की लाज महाभारत के अंदर द्रौपदी के विश्वास की लाज कृष्ण ने रखा। द्रौपदी को विश्वास था कि हम पुकारेंगे कृष्ण आ जाएंगे। द्रौपदी ने पुकारा कि हे कृष्ण, क्या करना? लाज रखना। हे कृष्ण लाज रखना। किसकी लाज रखना? ये हमारी लाज तो रखना, लेकिन हमारे विश्वास की लाज रखना। अगर आज तूने नहीं हमें बचाया तो कोई नहीं, हमारी इज्जत चली जाएगी, ठीक है, लेकिन कल से तुम्हारे ऊपर कोई किसी का विश्वास नहीं रहेगा। हमने विश्वास की, हमारी विश्वास की लाज रखना। तो जैसे ही बच्चे पर विश्वास करना शुरू कर दे कि नहीं हमें विश्वास है तुम्हारे ऊपर कि तू कर सकता है, तो बच्चे सोचेंगे हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, यस मैं कर सकता हूं। अंदर से ये पॉजिटिव विचार आएगा, ये पॉजिटिव सोच आएगा। तो जिस प्रकार काश हर किसी की मां अल्बर्ट आइंस्टाइन की मां हो जाए, अगर उसके विद्यालय से ऐसा कुछ मैसेज आए, वो उस मैसेज को बदल दे। देखिए, मैसेज को बदलने से जिंदगी बदल गई, देखने का नजरिया मां का बदल गया। यानी उसके बेटे को प्रिंसिपल ने जिस नजर से देखा, मां ने उस नजर को बदल के कुछ और नजर से देख ली, नजारा ही बदल गया। इसीलिए कहा जाता है कि जब नजर बदल जाते हैं तो नजारे बदल जाते हैं। यानी अपनी जैसे ही आप किसी भी चीज को देखने का नजर बदल लेना है। तो आइए ये देखना है कि हमें प्रेरित कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना है, क्यों आप ये परीक्षा दे रहे हैं, और इस परीक्षा का क्या, इससे क्या पाना चाहते, कोई तो उद्देश्य होगा। क्योंकि बगैर उद्देश्य का, बगैर मकसद का प्रेरणा आ ही नहीं सकती है। आपके भीतर वो जुनून सवार ही नहीं हो सकता है जब तक कि आपको उद्देश्य नहीं हो। ये उद्देश्य तो होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। अभी जैसे तत्काल ये उद्देश्य है कि अगर हम यानी बहुत ही आशा के साथ आपको आपके माता पिता इस विद्यालय में दिए हैं कि हमारे बच्चे नवोदय कंप्लीट करें, नवोदय में उसका नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो, इस उम्मीद के साथ दिए। फिलहाल का तो टारगेट ये है, उद्देश्य ये है। अच्छा, पढ़ते क्यों है हम लोग? पढ़ते क्यों है? जैसे अगर हम ये सोचें कि आज के समय में जितनी भी कामों को हम करते हैं, उस काम को करने के लिए क्या चाहिए बताइए, थोड़ा देर के लिए आपको क्या चाहिए किसी भी काम को करने के लिए? आप लोग भी बता सकते हैं कि किसी भी काम को अगर हम करना चाहें, क्या चाहिए हमें? पैसा, पैसा, मनी, मनी। आइए, इस मनी के लिए, इस पैसा के लिए हमें स्कूल आना पड़ा। स्कूल आए पढ़ने के लिए। पढ़ क्यों रहे हैं? पैसा के लिए। लेकिन सीधा यह नहीं करते, किसी को भी अगर कहेंगे पढ़ क्यों रहे हैं तो इसका
मुख्य मकसद नहीं है पैसा। कहिएगा पढ़ रहे हैं जॉब मिले, अच्छी खासी जॉब मिले, पढ़ रहे हैं इसीलिए ना, पढ़िएगा। जैसे अभी कल का परीक्षा कंप्लीट करना है, नवोदय जाना है, वहां भी पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी खासी नौकरी मिलेगी। फिर नौकरी क्यों करना है? नौकरी क्यों करना है? पैसा के लिए। फिर बात वही आ जाती है, पैसा के लिए। तो इसका मतलब है कि हम जो ये कर रहे हैं काम, हम जो पढ़ रहे हैं, अपने जीवन को, अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि हमारे दिमाग में ये मैसेज है, ये विचार है। क्योंकि हम जिन जिन लोगों को देख रहे हैं कि अच्छी खासी पढ़ाई की, अच्छी खासी मेहनत की, उन लोगों के जीवन में अच्छी खासी जॉब है, नहीं है तो अच्छा खासा बिजनेस है, नहीं है तो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे जीवन अच्छा है। ये हमें बताया भी जाता है, हमारे माता पिता बोलते हैं कि बेटा या बेटी अच्छा से पढ़। देखते हो वो पड़ोस के जो चाचा है वो पढ़े डॉक्टर बने, इधर जो पड़ोस के जो चाचा है वो पढ़े इंजीनियर बने। देखो पढ़ लिख करके कितना अच्छा खासा जीवन है, उसकी जिंदगी को जब हम देखते हैं ना, तो हमारे भीतर भी ये प्रेरणा जगती है कि नहीं, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा, मुझे भी अपनी पढ़ाई के प्रति जो है समर्पित होना है, अपने आप को इस पढ़ाई में सौंप देना है, यानी अपने आप को झोंक देना है। यानी ये सबको देखते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम इन लोगों को देखते हैं कि पढ़ लिख करके इनकी जिंदगी अच्छी हुई है, तो हमें भी हमारे भीतर ये प्रेरणा जगती है कि नहीं, हम भी पढ़ेंगे। तो हमारे जो उसके साथ हो सकता है वो मेरे साथ भी होगा। पढ़ लिख करके जितने लोगों की जिंदगी बदली है, जितने लोग सफल हुए हैं, उनको देख करके हमारे भीतर भी ये जगता है कि नहीं, जब वो कर सकता है, उसका जीवन बदल सकता है, तो मेरा भी जीवन बदलेगा। दूसरी तरफ देखिए, जो लोग शिक्षा नहीं प्राप्त किए हैं, जो लोग निरक्षर है, उसकी जिंदगी कैसी है? क्यों हम शिक्षा ले रहे हैं? क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्या सपना है हमारा? तो जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग विद्यालय में आकर के भी मेहनत नहीं किया, एक ऐसे लोग हैं जो विद्यालय गया ही नहीं कभी, उसका जीवन देखिए, उसके जीवन को देख करके उसका जीवन कितना अभाव भरा जीवन है, जीवन में अभाव ही अभाव है। ऐसे लोगों के जीवन को देख करके लगेगा कि ना, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए, नहीं, हमें पढ़ना है। वो ऐसे लोगों को देख करके भी आपके भीतर जग जाएगा कि मुझे पढ़ना है। कुछ लोग हैं कि विद्यालय गए, कुछ लोग हैं जो विद्यालय गए, लेकिन विद्यालय में मेहनत नहीं किए, कोई सपना लेकर नहीं गए, यूं ही चले गए। जो नहीं गए तो उसका तो हाल देख लिए, अभाव भरी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर है, जीवन में हर चीज की कमी है, उसकी जिंदगी यूं ही बीत जाती है। लेकिन जो लोग, कुछ लोग गए लेकिन कोई सपना लेकर नहीं गए कि हम विद्यालय क्यों आए, यूं ही आ गए, सब आ रहे थे, हम भी आ गए। ऐसे लोग भी जीवन में पढ़ लिख लिए लेकिन कुछ ले नहीं पाए। वो कहेंगे पढ़े तो, लेकिन कुछ मिला नहीं, बेकार है पढ़ना। अच्छा, एक जो पढ़ लिख करके जो सफल हो गया, उससे जाइए मिलिए, वो क्या कहेगा? पढ़ लिख करके जिंदगी बहुत अच्छी कटती है, अच्छी चलती है, जीवन में बाहर ही बाहर है, खुशियां आ जाती, पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो बेटा। लेकिन एक तरफ के ऐसे लोग जो विद्यालय के अंदर आए लेकिन सपना लेकर नहीं आए, यूं ही आ गए, उससे जाकर मिलिए, पूछिए, वो क्या कहेंगे? बेकार है, हमने इतनी मेहनत की लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो आपको ऐसे गिरा देंगे। इसीलिए जब भी हम या पढ़ रहे हैं ना, विद्यार्थी है ना, तो विद्यार्थी जहां भी जाए तो जिसके पास विद्या है उसके पास बैठना चाहिए। एक साधारण सा उदाहरण है कि देखिएगा कि बारात में जो लोग कभी एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, उस गांव के लिए अपरिचित होते हैं,
लेकिन उस बारात के अंदर देखिए कुछ घटनाएं होती है जिस घटना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो शिक्षित है उसको वहां पर शिक्षित से दोस्ती हो जाती है, चोर को चोर वहां दोस्त मिल जाता है उस गांव में, नशेरी को नशेरी से दोस्ती हो जाती है, पता नहीं कहां नशेरी लेकिन खोज लेता है वो, जो जैसा है वैसा से उसकी संगति हो जाती है। यानी कहने का मतलब है वैसा ढूंढ लेते हैं। आप जैसे ही विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के संपर्क में रहिएगा, विद्यार्थी अच्छे विद्यार्थी की संगति करिएगा तो क्या बताएंगे वो पढ़ो, या जो पढ़ लिख के जॉब किए उससे पूछिए, उसके पास बैठी वो क्या कहेंगे पढ़ो, और जो पढ़ लिख के जीवन में कुछ नहीं किया उसके पास जाके बैठ जाए वो क्या कहेगा मत पढ़ो, क्या होगा पढ़ के। तो हमें ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए जो हमारे अंदर कूड़ा कचरा डाल रहा है। अच्छा ऐसे देखिए कूड़ा कचरा डालने वाले को हम क्या करते हैं, क्या उसको कचाओ डालो, नहीं। जैसे देखिए एक बार की घटना है, दो आदमी, दोनों में काफी अच्छी खासी दोस्ती है, इतनी दोस्ती इतनी गहरी दोस्ती कि दोनों खाना खाते एक जगह, अलग खाना खाते अलग, लेकिन हाथ दोनों का जो है सूखता है एक ही जगह, मतलब इतनी दोस्ती थी, काफी दोस्ती। एक दिन एक दोस्त उसके घर पर आता है, और आता है और उसके दरवाजे का बेल बजाता है, तो जो दोस्त जिसके घर पर आया वो दरवाजा खोलता है, और जो आया है वो अपने कंधे पर एक बोरा कचरा लेकर के आया है, एक बोरा कचरा लेकर के आया, कचरा में मल मूत्र बहुत सारी गंदगी है, एक बोरा लेकर के आया, जैसे ही दरवाजा खोला उधर से बोला ले, उसके घर में फेंक दिया। अब जिसका वो घर था, दोस्त वाली बात थी, बोला दोस्त ऐसा कैसे, अरे गलती हो गया, तो दोस्त को हम उस बार क्या पीटे, नहीं पीटा, वो पहली बार फेंका था। आपके साथ भी ऐसा होगा, काफी अच्छी खासी दोस्ती है, आप भी उसको कुछ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इतना बोलेंगे कि दोस्त आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, घर में कहाँ से कचरा ला के फेंक दिए हैं, कचरा को फेंक दिया आपने, दोस्त को नहीं फेंका, कचरा फेंके साफ सफाई कर लिए, दोस्त भी चला गया। एक दिन कचरा फेंका था आपने, कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं किया, कुछ दिन बीता, वो दोस्त फिर आते हैं, फिर बेल बजाए, जैसे बेल बजाए आप दरवाजा खोले फिर एक बोरा कचरा फेंक दिया वैसे। अगली बार थोड़ा आप एक्शन में आते हैं कि क्यों बेकार दरवाजा खोल दिए, दरवाजा खोल देते हैं तब नहीं फेंक देता है, दरवाजे नहीं खोलते, पहले देख लेते कि वहीं तो नहीं है, कंधा पर कचरा लेकर के तो नहीं आ रहा है, यूं ही खोल दिए फेंक दिया, वो फेंक दिया। उस बार भी ज्यादा गुस्सा नहीं, थोड़ा सा रिएक्शन हुआ, साफ सफाई किए, दोस्त भी चला गया। कुछ दिन बीता, वो दोस्त फिर आते हैं उसके यहाँ, वो दोस्त को बर्बाद करना था उसको, इसीलिए आते थे जैसे करके वो उसके घर को बर्बाद कर देना है, वो दोस्त नहीं, दोस्त था कि दुश्मन था वो। अगली बार आए, बेल बजाए, दोस्त था, दरवाजा खोल दिया, दोस्त वाली बात है। इस बार वो एक नहीं दो बोरा लेकर आए थे दोनों कंधा पर, और दो बोरा कचरा लेकर के दोनों उसके घर में फेंक दिए। लो, इस बार वो दोस्त काफी आग बबूला होगी कि तू दोस्त है कि दुश्मन है, हम दोस्त समझ करके तुम्हारे लिए बार 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 जो है दरवाजा खोल देते हैं, और तू हर बार हमारे घर में कचरा फेंक जाता है। उस बार भी सफाई कर लेंगे, घर को थोड़े फेंक देना है, दोस्त चले जाएंगे, लेकिन अगली बार से उस दोस्त के लिए दरवाजा लॉक, हमेशा के लिए बंद। क्या वो दोस्त कभी भी अब बेल बजाएंगे दरवाजा खोलेंगे, नहीं। अब मेरे दिमाग में से कचरा लेके ही आया होगा, क्योंकि जब आता है तो कचरा लेके, पता नहीं कि 3 बोरा लेके आया होगा, नहीं, अब वो नहीं खोलेगा, वो उस दोस्त के लिए दरवाजा बंद कर दिया आप, हमेशा हमेशा के लिए डोर लॉक हो गया। तो हमारे भी भीतर ऐसे कूड़ा कचरा डालने वालों की कमी नहीं है, जो कूड़ा कचरा का मतलब गलत विचार डालने वालों की कमी नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं कि हमारे दिमाग में निगेटिव विचार कूड़ा कचरा डालते हैं,
और अब मेरा दिमाग का खिड़की दरवाजा सब खुला है, वो खिड़कियों से फेंक दे, आ जाता है, दरवाजा तो खुले रहता है, आ जाओ सब। तो घर हमारा है, मन हमारा है, और उस घर में कोई आ जा रहा है, लॉक रहना चाहिए ना। क्या हम किसी को एंट्री दे दें? तो अपने मन को जो भी आपको गलत विचार डाल रहा हो ना, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। चाहे वो, आप कहिए कि चाहे वो आपके घर का ही क्यों ना हो। अब मान लीजिए घर का है, घर के ही सदस्य है, वो आपको गलत विचार डाल रहे हो, कैसे बचिएगा? तो जब वो डाले तो क्या करना है? उसको इग्नोर करना है, नजरअंदाज करना है, सुन के भी नहीं सुनना है। मतलब सुन के भी अनसुना करना है कि हमने नहीं सुना। क्योंकि हम जब ये कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं ना, इस पर खुद पर यकीन है, हम इस पर विश्वास करते हैं ना, इसीलिए खुद पर जैसे ही आप हम ये बता रहे थे कि जो आपके भीतर प्रेरणा है, जिस प्रेरणा से प्रेरित होकर के आप पढ़ने आए हैं, ये बहुत बड़ा सपना है। ये जीवन सुंदर हो सकता है इसी जीवन को सुंदर बनाने से। सीधा देखिए फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, विद्यार्थी जीवन सुंदर इक्वल टू पूरा जीवन सुंदर। मतलब बराबर में दीजिए संपूर्ण जीवन सुंदर। यानी अपने विद्यार्थी जीवन को सुंदर बना लीजिए, आपका संपूर्ण जीवन सुंदर हो जाएगा। और विद्यार्थी जीवन में आप छोटे छोटे जो अभी जैसे एग्जाम देना है, तो इस एग्जाम को आप बेहतर बनाइएगा तो आपका जीवन बेहतर होगा। आइए अब बहुत ही शॉर्ट में अब हम इसको लेकर चलते हैं। जैसे अब कुछ बातें अब यूं ही बताते हैं, सुबह को आपको जाने के लिए बता चुके हैं, फिर से हम इसको दोहरा रहे हैं। तो जैसे ही आप जाए बिछावन पर, भोजन करके आराम करने जाइए, बहुत ही कम समय में आप सभी फ्री हो जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं ले जाना है। तो जैसे ही आप भोजन करके बिछावन पर जाएंगे, आप ये ब्रह्मांड को ये संप्रेषित करेंगे, सूचना देंगे। सूचना क्या देंगे कि ब्रह्मांड की शक्तियां, ये बोल के नहीं देना है, ब्रह्मांड की शक्तियां सुनो, मैं आप ही का एक अंग हूं, और मैं आपको ये सूचना दे रहा हूं कि कल दिनांक 30/4/2022 इस समय पर मैं नवोदय के एग्जाम हॉल में, नवोदय का एग्जाम है, उस एग्जाम को देने जा रही हूं या जा रहा हूं। ये सूचना आपको दे रही हूं। मदद करना है कि नहीं करना ये सब नहीं बोलना है, बस सूचना दे रहे हैं आपको। जैसे देखिएगा आदमी किसी को भी सूचना देते किसी काम की, बस सूचना दीजिए, सूचना दे करके सो जाना है, कुछ नहीं कहना है उसको। ये मात्र कहना, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आप भोजन करके जब बिछावन पर जाएंगे तो वहां से आप इस ब्रह्मांड को सूचना देना है कि ब्रह्मांड की शक्तियां सुनिए, हमें आपको एक सूचना देनी है। क्या सूचना देनी है? तो कल हमारा एग्जाम है और उस एग्जाम में हम अपियर होंगे, भाग लेंगे, इसी की सूचना आपको दे रहे हैं। बस ये सुना गया कि नहीं सुना गया, आप सबको सूचना दे रहे हैं। आपके पेरेंट्स ये बात को जान रहे कल एग्जाम है, लेकिन जिसकी वजह से आप इस संसार में आए उसको भी सूचना है, वो थर्ड शक्ति को भी ये सूचना देगी। हो गया। सुबह जैसे ही उठे उस ब्रह्मांड को फिर से एक बार सूचना दीजिए, रिपीट करना है कि ब्रह्मांड की शक्तियां सुनो, मैं आज एक एग्जाम में अपियर होने जा रही हूं या जा रहा हूं। बस उसके बाद जो कुछ भी आपको रिवीजन करना है, देखना है, देख लीजिए, वो भी एकदम इजी में, किसी प्रकार का दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है। विदाउट प्रेशर के आप बैठिए, कोई प्रेशर नहीं, नो प्रेशर, और एकदम शांति से देख लेना है। चलिए अब तैयार हो जाना है। तैयार हो गए सेंटर पर जाने के लिए, तो सबसे पहले आप जब हम बोले बिस्तर छोड़ करके उठना है, ब्रह्मांड की शक्तियों को ये संप्रेषण करना है, ये इंफॉर्मेशन देना है, उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम करना है। ये उस समय करना है
और जब आप जाने के लिए तैयार हो गए उस समय भी प्रणाम करना है। अपने गुरुजनों को मन से प्रणाम कर लेना है। जरूरी नहीं कि आपके हाथ में, अब जैसे आप सभी है तो क्या आप सभी के हाथ में है जो आप हमें कॉल करिएगा किसी को प्रणाम करिएगा? मन से प्रणाम कर लेना है। सभी गुरुजन को एक ही साथ प्रणाम कर लिए, अपने माता पिता को कर लिए। अब आप जा रहे हैं सेंटर पर। अब इन जितनी चीजों को आप यहाँ किए, जो भी गतिविधियां आपने की, माता पिता को प्रणाम किए, गुरुजन को प्रणाम किए, तैयारियां की, जो कुछ रिवीजन किया, बस जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पर जाते हैं इन तमाम चीजों को छोड़ दीजिए। अब ये सारी बातों को हटा दीजिए दिमाग से और भय नाम की चीज को मिटा दीजिए। यानी परीक्षा का जो भय होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। अच्छों को सुला देती है ये परीक्षा का भय। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं परीक्षा के डर से बाथरूम लग जाता है उसको। देखिए भय कितना है। परीक्षा जैसे जैसे होता है कि अब टाइम हो गया है, अब हमको हॉल के अंदर जाना है, परीक्षा हॉल में प्रवेश करना है, इस भय से ये सारी स्थितियां आती है। अब इतना अगर हम डरे हुए हैं तो हॉल के अंदर हमारा क्या होगा? तो इस डर को भगा दीजिए। ये जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम से नहीं बदल सकती है, ऐसे ऐसे कई एग्जाम देनी पड़ेगी। जिंदगी बनानी है तो जीवन में ऐसे कई एग्जाम देना होगा, ये आखिरी एग्जाम नहीं है। तो फिर डर क्यों रहे हैं? ऐसे ऐसे कई एग्जाम देने पड़ेंगे, इससे भी भारी भारी एग्जाम देना होगा। एक छोटा सा दर्द शरीर में होता है, परेशान हो जाते हैं। ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जीवन में है ना तो इससे बड़ा बड़ा दर्द भी झेलना पड़ेगा, बड़े बड़े कांटे चुभेंगे। एक छोटा सा कांटा पैर में चुभता है तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन जीवन में ये सोचना चाहिए कि बड़े बड़े कांटे चुभेंगे। अच्छी मूर्तियां बननी है तो बहुत सारे छेनी हथौड़ी खाने पड़ेंगे, तब जाकर के एक अच्छा मूर्ति का आकार बनेगा, लोग हमारी पूजा करेंगे। और अगर हम छेनी हथौड़ी की मार खाते समय हाथ खड़ा कर देते कि नहीं बाप अब नहीं हो सकता, तो अच्छी मूर्ति ही नहीं बनेंगे। फिर यूं ही बाजार में देखिए, बाजार में जिन लोगों की वैल्यू, जिन लोगों की कीमत अच्छी खासी है ना, जो अच्छी खासी कीमत वाले बाजार में लोग हैं, उन्होंने उतने छेनी हथौड़ी की मार खाए हैं। और जो बाजार में यूं ही बिखरे पड़े हैं, जिसकी कोई कद्र नहीं है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, यूं ही भटक रहा है, ऐसे लोगों पर भी छेनी हथौड़ी चलाई गई थी। ऐसे लोगों पर भी शिक्षक, ऐसे लोगों पर भी कुदरत ने छेनी हथौड़ी चलाया, लेकिन उन छेनी हथौड़ी की मार को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, हाथ खड़ा कर दिए। नहीं, तो एक परीक्षा नहीं कई परीक्षा से गुजरना होगा। तो फिर एक परीक्षा से इतना बिल्कुल भारी नहीं, क्योंकि अगर आप डर गए तो समझिए परीक्षा तभी खराब चल गया आपका। रिजल्ट तो बाद में आएगा, लेकिन आपकी परीक्षा खराब हो जाएगी। इसलिए भय को बिल्कुल ही क्या करना है? दरकिनार कर देना, हटा देना है। बिल्कुल निर्भीक होकर के, बिल्कुल निडर होकर के उस अंदर में प्रवेश करना है। बिल्कुल निडर होकर के उस अंदर में प्रवेश करना है, कोई डर नहीं। डर देखिए, खुद को क्या करिए, एक भीतर में एक मोटिवेशन रखिए कि ये परीक्षा पास करके क्या क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। उस परिणाम को याद करके सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करिए कि परीक्षा अच्छा जाएगा। 100% अच्छा अगर रिजल्ट आ जाए, आपका एडमिशन होगा, आप उसमें आगे पढ़ेंगे और भी आगे पढ़ेंगे, जीवन सुंदर होगा। उस चीज को देखिए, जैसे ही उधर देखिएगा डर भाग जाएगा। नजदीक में मत देखिए, जैसे ही आप ये देखिए कि इस काम को करने से, इस परीक्षा को देने से आपके जीवन में कितनी खुशियां, खुशियां को सिर्फ इमेजिन करिए, उस खुशी को इमेजिन करिए, भय भाग जाएगा। और जैसे ही भय भाग गया, अब ये सोचिए कि बस आपके हाथ में प्रश्न पत्र है और आप एक परीक्षार्थी है।
हम आपको बतलाए थे क्लास के दौरान भी कि एक परीक्षार्थी के जीवन में परीक्षा के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। एक परीक्षार्थी परीक्षा के बारे में सोचेगा, उसके अलावा कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि परीक्षार्थी है। क्यों है परीक्षार्थी? क्योंकि परीक्षा देनी है उसको। कल आप जब जाएंगे तो रास्ते में आपको लोग कहेंगे, देखो नवोदय का एग्जाम है, परीक्षार्थी जा रहा है। आपको विद्यार्थी नहीं कहा जाएगा, विद्यार्थी कहा जाएगा, परीक्षार्थी कहा जाएगा। तो एक परीक्षार्थी सिर्फ अपनी परीक्षा पर फोकस करेगा, ना कि किसी और चीज पर। आपका 100% फोकस अपने प्रश्न पत्र पर होना चाहिए। बस आपके हाथ में प्रश्न पत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। तभी आपका 100% जो है, आप अपने ध्यान को, अपने मन को उस प्रश्न पत्र पर फोकस करिए। अगर आपने 100% उस प्रश्न पत्र को दिया, 100% मन से, लगन से आपने सभी प्रश्नों का हल किया, बारीकी से आपने ओएमआर शीट को भरा, रीजनिंग को हल किया, हिंदी को हल किया, 100% देखा आ गए, रिजल्ट 100% आएगा। लेकिन आपने भय की वजह से या मन में कुछ ऐसे विचार जो आप हो सकता है किसी को सुबह चलते चलते रास्ते में उसके मम्मी डांट देती, पापा डांट दे, कुछ ऐसा बोल दे, अब बार बार वो अंदर चले गए हैं। अब मम्मी जो बात रात में कही वही बात उसके अंदर में चल रहा है, पापा जो अभी बाहर में बोले वही बात चल रहा है। आपका 100% घट करके 90% हो जाएगा। ऐसे खास करके अभी से लेकर के कल के एग्जाम हॉल के अंदर जाने तक, अगर ऐसे पेरेंट्स को होना चाहिए कि बच्चों को ऐसी किसी भी चीज का प्रेशर न दे जो उसके परीक्षा में बाधक हो, जो बच्चे की ताकि परीक्षा में 100% न दे पाए। और अगर मिल भी जाता है तो बच्चे को चाहिए कि उस बात को इग्नोर कर दे, हटा दे, उसको डिलीट कर दे। और जैसे ही 100% आप अपने आप को केंद्रित कर लिए, 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि 90% देने से 90% भी रिजल्ट नहीं आता है। एक चीज बताइए, ये लास्ट 5 मिनट आपका, इस 5 मिनट में जो बातें हम बता रहे हैं, वो बातें आपको 100% फोकस करने के लिए बाध्य करेगा। कि किसी को मान लीजिए पटना जाना है, उसने तैयारी की, सारी तैयारियां की, अपना सभी पैक किया, बैग तैयार किया, बैग पैक किया, कपड़ा भी पहन लिए, प्लेटफॉर्म स्टेशन भी चला जाता है, टिकट भी पटना का ले लेता है, प्लेटफॉर्म पर भी आ जाता है, यानी 99% काम हो गया है उसका। ट्रेन भी आ जाती है उसके सामने, ट्रेन रुकी हुई है, सिर्फ वो 1% काम नहीं करता है, ट्रेन में बैठता नहीं है। 99% काम किया उन्होंने, सारी तैयारियां की पटना जाने के लिए, लेकिन 1% मात्र काम नहीं किया। क्या 99% काम के 99% रिजल्ट मिलेंगे? पटना से कुछ दूरी तक तो पहुंच जाना चाहिए उसको, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। 1% काम नहीं किया, ट्रेन पर नहीं बैठा, जिसके वजह से क्या हो गया? रिजल्ट हो गया शून्य, जीरो। वो वहीं रह गया जहां से चला था। ठीक उसी प्रकार से परीक्षा हॉल के अंदर आप अगर ये सोचते हैं कि हम 99% परीक्षा को दे के आए हैं, तो रिजल्ट आएगा 0%। यानी 100 में 100% परीक्षा को देना है। और ये 100% कब दे पाएंगे? जब ये मन को पूरी तरह से खाली कर लेते। ये सोचिए कि पूरे निर्भीक होकर के, निडर होकर के परीक्षा के अंदर गए और 100% परीक्षा के हो गए, बाहर निकलेंगे तब सबके हो जाएंगे। तब अपने मम्मी पापा के लिए बेटा बेटी है, शिक्षक के लिए उनके विद्यार्थी है, तब तक कुछ नहीं है, सिर्फ परीक्षार्थी है और परीक्षा है, बाकी कुछ नहीं। और जैसे ही इतना फोकस करके आप परीक्षा हॉल के अंदर रहेंगे, तो देखिएगा आप जो पढ़ेंगे, जिस चीज पर फोकस करेंगे, आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपको जो सॉल्व नहीं होने वाला भी होगा, लगेगा कि ये तो हम नहीं बना पाते, बाहर निकलेंगे बन जाएगा। और फिर से वही बात, जो 4 अनुच्छेद जो बनाना है आपको, उस अनुच्छेद के अंदर जो है आपको बारीकी से उसको पढ़नी है।
शब्द का अगर अर्थ पूछ रहा है तो वो शब्द देखें कि किस वाक्य में प्रयोग किया गया है, उस वाक्य से लेखक क्या समझाना चाहते हैं, उस वाक्य में ही उस शब्द का अर्थ निहित होता है। इसीलिए अनुच्छेद के अंदर पूछे गए शब्द के अर्थ को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो शब्द, जिस शब्द का अर्थ आपको देना है, वह अर्थ उसी वाक्य में छिपा हुआ है, निहित है। बस उस वाक्य को 2 बार रिपीट कर दे, आपको अर्थ समझ में आ जाएगा कि ये क्या समझाना चाहते हैं, इसका संदेश क्या है। और दूसरी बात कि गद्यांश का शीर्षक देने के लिए, यानी किसी भी गद्यांश के केंद्रीय भाव को समझना होता है, उसके मूल भाव को समझना होता है कि इसके माध्यम से लेखक क्या हमें संदेश देते हैं। ये सब तभी हो पाएगा जब आपका 100% ध्यान प्रश्न पत्र पर रहेगा, और 100% ध्यान प्रश्न पत्र पर होगा, 100% रिजल्ट आएगा। इस विश्वास के साथ आप हॉल के अंदर बैठेंगे कि 100% हमारा रिजल्ट होगा। अभी से ये सोचिए कि 100% हमारा रिजल्ट होगा, कुछ नहीं सोचना, ये सोचना है 100% हमारा रिजल्ट होगा। हम 100% हमको खुद पर विश्वास है, हमारे भीतर 100% उत्साह है। आप खुद से अपने आप को, जो भी आप कर रहे हैं ना, खुद से पीठ ठोक करके जाना है कि वाह तू कर सकता है। खुद से कोई आपको शाबाशी नहीं देगा, खुद से खुद की शाबाशी देनी है, खुद से खुद का विश्वास जगाना है, खुद से खुद को प्रेरित करना है। ये सारी चीज करके खुद को वहां पर फोकस करना है। और जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी को अगर उत्तल लेंस रख करके अगर उसको केंद्रित किया जाए तो कागज में आग लग जाती है, सोचिए मन में भी इतनी ऊर्जा है ना, इतनी शक्ति है कि अगर जिस चीज पर मन को 100% फोकस कर दिया जाए उसमें आग लग सकती है। अब ऐसा नहीं कि प्रश्न पत्र में आग लग जाएगा, लेकिन आग लगने का मेरा यहां तात्पर्य है कि कुछ नहीं बचेगा, मतलब 100 का 100% आप फोकस कर सकते हैं। सरस्वती अगर कहीं होगी ना तो ऐसे 100% परीक्षा देने वाले के अंदर जेहन में चली जाएगी। आप बुला करके तो देखिए, मतलब उस स्थिति में प्रवेश करिए तो देखिए वहां पर आएगी। कोई आपका साथ दे न दे, कोई आपका साथ दे न दे, लेकिन आपके भीतर की शक्ति, जो ज्ञान की शक्ति है, वो आपके साथ रहेगी। और ज्ञान अगर साथ है तो माता पिता साथ है, क्योंकि प्रथम गुरु कौन है? माता पिता। फिर दूसरा स्थान है गुरु का, शिक्षक का दूसरा स्थान है। लेकिन आप परीक्षा हॉल के अंदर है तो आपके साथ अगर ज्ञान है तो माता पिता भी आपके साथ है, ज्ञान है तो गुरु आपके साथ है, ज्ञान है तो मां सरस्वती आपके साथ है। ऐसे अनुभव के साथ परीक्षा हॉल के अंदर बैठे ना कि हमारे अंदर ज्ञान है। जब तक आपको प्रश्न पत्र नहीं मिला हो तो मन में ये सोचिए, मन में ये सोचना है कि इस परीक्षा हॉल के अंदर हमारे माता पिता की आशीर्वाद, माता पिता की दुआएं साथ है, हमारे गुरुजनों की दुआएं साथ है, मां सरस्वती का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और हमने जो सुबह रात को सोते और सुबह को जगते हुए ब्रह्मांड की शक्तियों को हमने इंफॉर्मेशन दिया, सूचना दी, वो शक्तियां भी हमारी मदद करेगी और करेगी, ये देखेंगे आप। और इस विश्वास के साथ जैसे बैठेंगे तो आपका ये 6 महीने का मेहनत रंग ले आएगा। आपका विश्वास ही आपको सफलता दिलाती है, आपके अंदर का आत्मविश्वास ही आपका को सफल बनाएगी। इसी विश्वास के साथ कि आप सभी को सफलता मिले, आप सभी सफल हो, आप सभी 100% सफल हो और 100% परीक्षा में कल आप परीक्षा के हो जाएं, परीक्षा को दे पाएं। इसी उम्मीद के साथ आज का ये क्लास हम समाप्त करते हैं और आप सभी को भी गुड नाइट। अगर